दोस्तों, पिछली किस्त में आपने देखा कि किस तरह दानियाल मानसेहरा की यकबस्ता रात में नाजिया के आलीशान बंगले पहुंचा था, जहां इन दोनों के दरमियान मोहब्बत और खुलूस की एक नई दास्तान शुरू हुई थी। लेकिन अगली ही सुबह दानियाल को शनियाड़ी के पुरअसरार दफ्तर की खुफिया इंक्वायरी के लिए निकलना पड़ा, जहां इंचार्ज तारिक साहब गायब थे और सिद्रा नामी खूबसूरत सेकंड इंचार्ज दानियाल के सामने करप्शन की फाइलें खोल कर रख रही थी। अब इस कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा शुरू होता है, जहां शनियाड़ी की खुफिया इंक्वायरी का हैरान कुन अंजाम होगा और मानसेहरा में नाजिया के साथ रोमांस, जज्बाती लम्हों और एक खूबसूरत अंजाम की मुकम्मल दास्तान सामने आएगी। चलिए सुनते हैं इस सच्चाई का मुकम्मल इख्तिताम। सिद्रा मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी और इसके हाथ में मौजूद फाइलों के सफ़ात धीरे धीरे पलट रहे थे। इसकी हल्की सी परफ्यूम की खुशबू पूरे शीशे वाले कमरे में फैली हुई थी और इसकी खूबसूरत आवाज़ दफ्तर की खामोशी में गूंज रही थी। मैं खामोशी से हर एक मुलाजिम की माहाना रकम का जायज़ा ले रहा था। रिकॉर्ड में साफ जाहिर था कि गरीब वर्कर की मेहनत की कमाई में से हर माह 3 से 4 हज़ार रुपये नाजायज़ काटे गए थे। मैंने सिद्रा की तरफ देखकर पूछा, मिस सिद्रा, क्या ये कटौती तमाम मुलाजमीन की मर्ज़ी से होती है या तारिक साहब ज़बरदस्ती करते हैं? सिद्रा ने अपनी लंबी पलकें झपकाईं और एक ठंडी सांस भरकर बोली, सर, हमसे साइन तो पूरी रकम पर लिए जाते हैं, लेकिन हाथ में रकम कट कर मिलती है। तारिक साहब हमें डराते हैं कि हेड ऑफिस का यही कानून है। अभी सिद्रा अपनी बात मुकम्मल ही कर पाई थी कि बाहर मरकजी हाल में गाड़ी की ब्रेक की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। सिद्रा ने घबरा कर शीशे की दीवार से बाहर देखा और कांपती हुई आवाज़ में बोली, सर, तारिक साहब आप गए। कुछ ही सेकंड में इंचार्ज के कमरे का दरवाज़ा झटके से खुला और एक 50 साला शख्स, जिसके चेहरे पर गुरूर और तकब्बुर वाज़ह था, अंदर दाखिल हुआ। इसने अपनी जगह पर मुझे बैठा देखा और साथ ही सिद्रा को फाइलें दिखाते हुए पाया तो इसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसने रौबदार लहजे में कहा, आप कौन हैं और मेरी इजाज़त के बगैर मेरी कुर्सी पर बैठ कर रिकॉर्ड छूने की हिम्मत कैसे की? मैंने नहायत सुकून से अपनी जेब से हेड ऑफिस का जारी करदा इंक्वायरी लेटर निकाला और मेज़ पर रख दिया। तारिक ने जैसे ही जीएम साहब के दस्तखत देखे, इसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। इसका सारा गरूर और अकड़ लम्हों में गायब हो गई। वो लरजती हुई आवाज़ में बोला, सर, आप मुझे जीएम ने फ़ोन किया था, मगर मुझे इल्म नहीं था कि इंक्वायरी इतनी जल्दी होगी। मैंने सख्त लहजे में कहा, तारिक साहब, पिछले 6 माह की तनख्वाहों में करोड़ों का घपला मौजूद है। आप गरीब वर्कर का हक मार कर हेड ऑफिस को बदनाम कर रहे हैं। तारिक ने मुझे एक तरफ ले जाकर भारी रकम की पेशकश की ताकि मामला दब जाए, लेकिन मैंने सख्ती से इसकी रिश्वत ठुकरा दी और फ़ौरन जीएम को कॉल मिलाकर तमाम सूरत हाल बता दी। जीएम ने मौका पर ही तारिक को सस्पेंड करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। दफ्तर का तमाम अमला, ख़ास तौर पर सिद्रा और दीगर तमाम लड़कियां खुशी से नहाल हो गईं। इन्हें इनका छीना हुआ हक मिलने की उम्मीद पैदा हो चुकी थी। सिद्रा ने शुक्रगुजार नज़रों से मेरी तरफ देखा और अपने हाथों से गर्म चाय का कप पेश करते हुए कहा, सर, अगर आज आप ना आते तो हम हमेशा इस जुल्म की चक्की में पिसती रहती। आप हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं। मैंने मुस्कुराकर चाय का घूंट लिया और कहा, मिस सिद्रा, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना और हक सच का साथ देना ही इंसान का असल फ़र्ज़ होता है। इंक्वायरी की तमाम रस्मी और दफ्तरी कार्रवाई मुकम्मल करते करते दोपहर के 3 बज चुके थे। मैंने तमाम सबूत और फाइलें अपने बैग में महफूज की और हेड ऑफिस को ईमेल रवाना कर दी। अब मेरा काम मुकम्मल हो चुका था और मेरा दिल तेज़ी से मानसेहरा की तरफ भाग रहा था, जहां नाजिया अपने खूबसूरत वजूद और मोहब्बत से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने गाड़ी में बैठते ही नाजिया का नंबर डायल किया। इसने पहली घंटी पर कॉल अटेंड की और बेताबी से बोली, दानियाल, मैं सुबह से एक एक सेकंड गिन रही हूँ। आपका काम ख़त्म हुआ या नहीं? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने नाजिया की बेताबी को महसूस करते हुए मुस्कुरा कर कहा, नाजिया जान, काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है और मैं मानसेहरा रोड पर गाड़ी चला रहा हूँ। बस अगले आधे घंटे में तुम्हारे
सामने होगा। नादिया के लहजे में बेपनाह खुशी की लहर दौड़ गई और वो जज्बात से भरपूर आवाज़ में बोली, दानियाल, मैंने किचन में आपकी पसंदीदा कढ़ाई और रोस्ट बना कर रख लिया है, जल्दी आएँ। आप मुझसे मज़ीद सब्र नहीं होता। जैसे जैसे मेरी गाड़ी मनसेरा के हदूद में दाखिल हो रही थी वैसे ही आसमान पर काले बादल छा रहे थे और हल्की हल्की खनक बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। मौसम बिल्कुल रोमानवी और दिलकश हो चुका था। तकरीबन 4 बजे के करीब मैं नादिया के घर की खामोश गली में पहुंच गया। गाड़ी को एक तरफ पार्क किया और जैसे ही मैंने गली के इस खूबसूरत दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, नादिया ने लम्हे भर में दरवाज़ा खोल दिया। आज इसका रूप और भी निखरा हुआ लग रहा था। इसने डार्क रेड कलर का इंतहाई खूबसूरत और दिलकश लिबास पहन रखा था जो इसकी गोरी रंगत पर बेहद जच रहा था। इसके बाल ढांपे हुए थे और इनमें भीगी भीगी खुशबू आ रही थी। इसकी आंखों में मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत, तड़प और इश्तियाक साफ झलक रहा था। नाजिया ने एक लम्हे के लिए भी देरी नहीं की और फौरन मेरा हाथ थाम कर मुझे घर के अंदर ले गई। जैसे ही मेन गेट बंद हुआ, नाजिया ने पीछे मुड़कर अपने दोनों हाथ मेरी शानों पर रख दिए और मेरी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई नरम और नाजुक लहजे में बोली, दानियाल, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये चंद घंटे मैंने आपके बगैर कैसे गुजारे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जिस्म से रूह गायब हो। इसकी आवाज़ में मोहब्बत की चाशनी थी जिसने सफ़र की तमाम थकावट लम्हों में मिटा दी। मैंने नादिया की कमर पर हाथ रख कर इसे अपने करीब किया और इसके माथे पर मोहब्बत का एक लंबा और गर्म लम्स सबत कर दिया और कहा, नादिया, दानियाल भी तुम्हारी जुल्फ़ों की छाँव और तुम्हारी खुशबू के बगैर अब एक लम्हा भी नहीं रह सकता। नादिया के चेहरे पर हया की सुर्ख रंगत फैल गई और मुस्करा कर मेरे हाथ पकड़े अपने पुरतश और नरम कालीन वाले कमरे में ले आई। कमरे में एसी की हल्की ठंडक थी और सोनी की LED पर धीमी धीमी मौसीकी चल रही थी। नादिया ने बेड के पास पड़ा सोफ़ा साफ़ किया और मुझे बिठा दिया। इसने अपने हाथों से मेरे जूते उतारे और जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, दानियाल, रात आपने मुझे जूते उतारने से रोका था, लेकिन आज मैं अपनी मोहब्बत की खिदमत अपने दिल से कर रही हूँ, मुझे ना रोकें। इसका ये अंदाज इतना रोमानवी था कि मैं बस इसे देखता ही रह गया। इसके बाद नादिया किचन से गर्म गर्म और खुशबूदार खाना ट्रे में सजा कर ले आई। खाना बहुत ही लजीज था। नादिया अपने हाथों से मुझे एक एक नवाला बनाकर खिला रही थी और मैं भी इसकी नाजुक उंगलियों को अपने होंठों से छूकर इसकी मोहब्बत का जवाब दे रहा था। खाने के बाद नादिया ने 2 कप गर्म चाय बनाई और हम दोनों कमरे के बड़े शीशे वाली खिड़की के पास जाकर बैठ गए। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी और खिड़की के शीशों पर पानी के कतरे डांस कर रहे थे। नादिया ने चाय की प्याली मेज़ पर रखी और सर मेरे शाने पर टकाते हुए मेरी गोद में हाथ रख दिया। इसके बिखरे हुए बालों का लम्स मेरे गालों को छू रहा था। मैंने इसका नाजुक हाथ अपनी गिरफ्त में लिया और इसकी उंगलियों के साथ खेलने लगा। नादिया ने धीमे और जज्बाती लहजे में कहा, दानियाल, ये लम्हा, ये बारिश और तुम, मुझे ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ मेरी झोली में आ गई हों। मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी इज्जत और इतनी सच्ची मोहब्बत महसूस नहीं की थी। मैंने नादिया के गालों को छूते हुए कहा, नादिया, तुम मेरी ज़िंदगी का वो चांद हो जिसने मेरी वीरान रातों को रोशन कर दिया। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। हम घंटों एक दूसरे की आगोश में बाहों के घेरे में बैठे बातें करते रहे। नादिया ने अपने शौहर के साथ गुजरे तलख अय्याम और ससुराल की बेरुखी का जिक्र किया और फिर मेरी आंखों में देखकर बोली, दानियाल, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब इस घुटन ज़दा रिश्ते से मज़ीद नहीं रहूँगी। मैं अपने ससुराल का घर छोड़कर अपने वालिदैन के घर चली जाऊँगी और वहाँ से अपने बच्चे की तरबियत करूँगी। मुझे अपने शौहर का जुर्माना और बेरुखी अब कबूल नहीं है। नादिया की आंखों में अब दुख की बजाय खुददार और मजबूत औरत का आज़म चमक रहा था। मैंने इसके चेहरे के दोनों हाथों में थामा और इसके लबों के करीब जाकर कहा, नादिया, तुम कोई गलत फैसला नहीं कर रही। जो इंसान तुम्हारी कदर और मोहब्बत को ना समझ सके, इसके साथ ज़िंदगी ज़ाया करना हमाकत है। मैं हमेशा एक मजबूत चट्टान की तरह तुम्हारी पुष्ट पर खड़ा रहूँगा। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी, दानियाल तुम्हारे पास होगा और ये मेरा तुमसे पक्का वादा है। नादिया ने मेरी बातें सुनकर अपने दोनों बाजू मेरी गर्दन में डाल दिए और अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लिया। हम दोनों की दिल की धड़कनें एक दूसरे से साफ सुनाई दे रही थी। वो लम्हात सच में मोहब्बत और जज्बात की इंतहा के थे।
رات کے تقریباً 7 بج چکے تھے اور باہر بارش رک چکی تھی۔ مانسہرہ کی ہوائیں اور بھی پاکیزہ اور خوشگوار ہو چکی تھی۔ اب میرے ایبٹ آباد واپس لوٹنے کا وقت ہو چکا تھا۔ نازیہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے باہر گلی تک آئی۔ اس کے چہرے پر جدا ہونے کا غم تو تھا، لیکن ساتھ ہی ایک نئی امید اور زندگی شروع کرنے کی خوشی بھی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ دبایا اور مسکرا کر بولی، دانیال، اپنا خیال رکھنا اور ہر روز مجھ سے فون پر اسی طرح پیار سے بات کرتے رہنا۔ میں نے بھی نازیہ کے ہاتھ پر ایک آخری بوسہ دیا اور گاڑی میں بیٹھ کر ایبٹ آباد کی طرف سفر شروع کر دیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میرا دل ایک انوکھے سرور اور اطمینان سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف میں نے شنیاڑی میں ظلم اور کرپشن کا خاتمہ کر کے مظلوموں کو ان کا حق دلایا تھا، اور دوسری طرف مانسہرہ کے اس سفر میں میں نے نازیہ کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر ایک عزت دار اور خوشگوار زندگی جینے کا نیا راستہ دکھایا تھا۔ ہماری یہ کہانی صرف بچھڑنے یا ملنے کی نہیں تھی، بلکہ سچی محبت، احترام اور ایک دوسرے کو حوصلہ دینے کی ایک یادگار داستان بن چکی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی دانیال اور نازیہ کی محبت اور سسپنس سے بھرپور مکمل داستان، جس کا اختتام عزت، سچائی اور ایک نکھرے ہوئے جذبے پر ہوا۔ سچی محبت وہی ہوتی ہے جو انسان کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور عزت دے۔ امید ہے کہ آپ کو دانیال کی یہ سچی محبت بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی خوبصورت رائے دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک نئی اور خوبصورت اور سنسنی خیز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔